शाम हो चुकी थी। बिरजू अपने पुराने ऑटो को बड़ी सावधानी से भीड़भाड़ वाले रास्ते से निकालते हुए हॉस्टल के दरवाजे पर लाकर रोकता है। वहीं मीनल अपना बैग कंधे पर टांगकर ऑटो से नीचे उतरती है और अपने पर्स से पैसे निकालकर बिरजू को देते हुए, ये लीजिए भैया आपका किराया, और ये 100 रुपए का नोट अलग से रख लीजिए। आज आपने मुझे समय पर पहुंचा दिया, वरना मुझे देर हो जाती। अरे नहीं नहीं बिटिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने किराया दे दिया वही बहुत है। आप विद्यार्थी हैं, ये पैसे आपके काम आएंगे। मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। नहीं भैया, आप मना मत कीजिए। मम्मी कहती है कि नेक काम करने वालों का सम्मान करना चाहिए। आप ये 100 रुपए का नोट रख लीजिए और छुट्टा भी अपने पास ही रखिए। अच्छा ठीक है, आपकी जिद है तो रख लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया। जिसके बाद बिरजू पैसे जेब में रखता है। वहीं मीनल मुस्कुराते हुए हॉस्टल के अंदर चली जाती है और फिर बिरजू अपना ऑटो स्टार्ट करके घर की ओर मुड़ जाता है। थोड़ी ही देर में वो अपने छोटे से घर के सामने पहुंचकर ऑटो खड़ा करता है और चाबी निकालकर ऑटो की सफाई करने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी उसकी नजर पिछली सीट पर पड़ी एक मोटी किताब पर पड़ती है। अरे ये क्या, लगता है वो बिटिया अपनी किताब यहीं भूल गई। ये तो बहुत भारी और बड़ी किताब लग रही है। शायद वो जल्दी में इसे उठाना भूल गई। हॉस्टल तो अभी बंद हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह जब उस तरफ जाऊंगा तो उसे दे आऊंगा। बिरजू किताब उठाकर अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी काजल रसोई से बाहर आती है। उनका घर छोटा होता है, जिसमें एक हॉल, 2 कमरे, एक किचन है, लेकिन सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा है। आ गए आप? आज थोड़ी ज्यादा देर हो गई। मैंने आपका इंतजार करते करते खाने की थाली तैयार कर ली है। जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं गरम रोटियां लाती हूँ। हाँ काजल, आज एक सवारी को छोड़ते छोड़ते थोड़ा समय लग गया। तुम खाना लगाओ, मैं बस अभी आया। अरे ये तो प्रतियोगी परीक्षा की किताब है। बहुत महंगी और जरूरी किताब लगती है। इसे यहाँ मेज पर रख दीजिए, मैं देखती हूँ। बिरजू किताब को हॉल के बीच में रखी पुरानी मेज पर रखकर हाथ मुंह धोने के लिए आंगन की तरफ चला जाता है। काजल वहीं रुककर किताब को बड़े ध्यान से देखने लगती है। थोड़ी देर बाद बिरजू वापस आकर जमीन पर बैठकर खाना खाने लगता है। काजल उसके सामने बैठकर किताब को देखते हुए कहती है, सुनिए, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं कई दिनों से ये बात अपने मन में दबा कर बैठी थी, पर आज ये किताब देखकर मेरी हिम्मत बढ़ गई है। हाँ हाँ बोलो ना काजल, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम्हें हिम्मत की जरूरत पड़ रही है? हम तो एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी मेहनत करूँ और एक दिन पुलिस ऑफिसर बनूँ, पर मुझे डर लगता था कि आप क्या सोचेंगे, कि आप मेरा साथ देंगे। अरे पगली, इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम तो जानती हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, ऑटो चलाता हूँ, पर तुम तो होशियार हो। तो क्या आप मुझे मना नहीं करेंगे? मुझे लगा था कि आप कहेंगे कि घर के काम कौन करेगा या समाज क्या कहेगा। बिल्कुल नहीं, अगर तुम पढ़ लिख कर ऑफिसर बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आंखों में ये सपना देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूंगी। काजल बिरजू के गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसी मोहल्ले में एक बड़ा और आलीशान घर था, जहां अंकित अपनी पत्नी तान्या और माता पिता के साथ रहता था। अंकित एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है और काफी पढ़ा लिखा है। वहीं उसके घर में डिनर के समय अंकित अपने माता पिता के साथ खाना खाते हुए, तान्या ये दाल ठंडी क्यों है और सारा दिन तुम करती क्या हो यार? कम से कम खाना तो अच्छे से दे सकती हो। माफ कीजिए अंकित, मैं बस थोड़ा बुटीक के बारे में सोच रही थी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद का फैशन स्टोर खोलूं। मैं पढ़ी लिखी हूँ और अपना हुनर इस्तेमाल करना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? ये बुटीक खोलने का इरादा छोड़ दो। तुम घर पर हो और घर पर ही अच्छी लगती हो। मेरी सैलरी तुम्हारे इन फालतू के खर्चों के लिए नहीं है। हाँ बहू, अंकित सही कह रहा है। हमारे खानदान की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती। तुम्हें कुछ करना ही है तो आगे चलकर अपने बच्चों को पढ़ाना। बेटा अंकित, थोड़ा आराम से बात करो। लेकिन तान्या, तुम्हें घर की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए बेटा। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है जो तुम्हें काम करना पड़े। पर ये पैसे की बात नहीं है, ये मेरे सपनों की बात है। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। क्या पढ़ना लिखना सिर्फ घर बैठने के लिए था? बस अब एक शब्द भी मत कहना। मेरा दिमाग खराब मत करो। चुपचाप अपना खाना खाओ और सो जाओ। और हाँ, कल से ये बुटीक वाली बातें मेरे कानों में नहीं पड़नी चाहिए। तान्या कुछ नहीं बोलती, बस सिर झुकाकर बैठी रहती है।
लेकिन वो मन ही मन फैसला करती है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वहीं रात के 2 बजे पूरा मोहल्ला सो गया होता है, लेकिन बिरजू के घर में एक हल्की सी बत्ती जल रही होती है। काजल वही किताब पढ़ रही होती है जो बिरजू के ऑटो में रह गई थी। तभी नींद से जागते हुए उसे देखकर बिरजू, अरे काजल, अब तक सोई नहीं? रात के 2 बज रहे हैं भाई। कल तुम्हें जल्दी उठना है और मुझे भी ऑटो लेकर निकलना है। हाँ, वो कल सुबह ये किताब वापस करनी है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि जितना ज्यादा हो सके इसे पढ़ लूं। एक रात में भला इतनी मोटी किताब कैसे पूरी पढ़ सकती हो? तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। थोड़ा आराम कर लो, सेहत भी तो जरूरी है। जितनी पढ़ सकती हूँ उतनी तो पढ़ लूं। इसमें बहुत अच्छी जानकारियाँ हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं सही तरीके से तैयारी करूँ तो मैं परीक्षा पास कर सकती हूँ। वैसे तुम्हारी ये लगन देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम एक दिन जरूर ऑफिसर बनोगी। अच्छा, बस आधा घंटा और, ठीक है? फिर सो जाना। मैं तुम्हारे लिए पानी रख देता हूँ। बिरजू उसे पानी का ग्लास देता है और मुस्कुराकर वापस लेट जाता है। काजल फिर से अपनी किताब में डूब जाती है। दूसरी तरफ अंकित के घर में भी अंधेरा है, लेकिन तान्या के फोन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही होती है। वो छुपकर ऑनलाइन बुटीक खोलने की प्रक्रिया और मार्केटिंग के बारे में पढ़ रही थी। तभी अचानक अंकित की आंख खुलती है और अंकित तान्या से, ये क्या हो रहा है? इतनी रात को तुम फोन क्यों चला रही हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा तुमसे? बस कुछ नहीं अंकित, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा रील्स देख लूं। मन बहलाने के लिए फोन उठा लिया था। तुम रील्स देख रही हो इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही है? फोन रखो और अभी के अभी सो जाओ। सुबह मुझे ऑफिस के लिए जल्दी तैयार होना है। जी। तान्या फोन स्विच ऑफ कर देती है और करवट बदलकर लेट जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो उन्हें अंधेरे में छिपा लेती है। और फिर अगले दिन सुबह बिरजू अपने ऑटो में वही किताब लेकर हॉस्टल के गेट पर खड़ा होकर उस छात्रा के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वही लड़की गेट से बाहर आती है। अरे बिटिया, आप कल अपनी ये किताब मेरे ऑटो में भूल गई थी। मैं इसे वापस करने आया हूँ। थैंक यू सो मच भैया। मुझे तो लगा था कि आप इसे वापस करने नहीं आएंगे। ये किताब मेरे लिए बहुत कीमती है। इसमें मेरे सारे महत्वपूर्ण नोट्स हैं। अरे नहीं, मैं ऐसे कैसे नहीं आता। ये आपकी जो है, वैसे मैं अनपढ़ हूँ पर मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है। वो भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। क्या आप बता सकती हैं कि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जरूर भैया, इसके लिए कड़ी मेहनत और खूब पढ़ाई करनी पड़ती है। आप उन्हें किसी अच्छी कोचिंग में डाल दीजिए, वहाँ उन्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा। अगर वो ठान ले तो सब कुछ मुमकिन है। मीनल बिरजू को परीक्षा की पूरी प्रक्रिया समझाती है। बिरजू बड़े ध्यान से सुनता है और मनी मन अपनी पत्नी को कोचिंग में दाखिल कराने का संकल्प लेता है। और शाम को जब वो घर आता है, काजल, माँ, बाबूजी, सुनिए, मैंने फैसला किया है कि मैं काजल का नाम शहर की सबसे अच्छी कोचिंग में लिखवाऊंगा। आज मैंने एक बिटिया से पूरी जानकारी ली है। पर बेटा, कोचिंग की फीस तो बहुत ज्यादा होगी ना। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ऑटो से तो बस घर का खर्च ही चल पाता है। शांति, अगर हमारी बहू ऑफिसर बन गई तो हमारे खानदान की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। पैसों की चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। पर मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरे लिए इतना बोझ उठाएं। मैं खुद घर पर भी पढ़ सकती हूँ। नहीं काजल, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं डबल शिफ्ट में ऑटो चला लूंगा, पर तुम्हारी कोचिंग में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बिरजू की बात सुनकर काजल की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण आ जाती है। घर का हर सदस्य अब काजल की सफलता के लिए एक टीम की तरह काम करने को तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह अंकित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तान्या नाश्ते की टेबल पर सबके लिए नाश्ता लगा देती है और अपने कमरे में आकर अपना लैपटॉप ओपन करके ऑनलाइन काम करने लगती है। तभी अंकित, तान्या, मैंने कल रात क्या कहा था? तुम फिर से वही सब कर रही हो। अंकित, मैं बस खाली समय में कपड़ों के कुछ डिजाइन देख रही थी। मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ। क्या मैं अपने खाली समय में भी ये सब नहीं कर सकती? कोई जरूरत नहीं ये सब करने की। जल्दी उठो और मेरी शर्ट दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तभी मिसेस खन्ना वहाँ आ जाती हैं और तान्या की बात सुनकर कहती हैं, बहू, तुम सुबह से बस इस मशीन में लगी हो। मेरे पैरों में दर्द है। तुमने आज मालिश भी नहीं की और रसोई में भी बर्तन पड़े हैं। मम्मी जी, मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं और आपकी दवाई भी मेज पर रख दी है। मालिश के लिए मैं बस आने ही वाली थी। तुम पहले अपना ये लैपटॉप बंद करो यार, और घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और शाम तक ये सब यहाँ नहीं दिखना चाहिए।
अंकित गुस्से में तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तान्या चुपचाप लैपटॉप बंद कर देती है और भारी मन से रसोई की ओर बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिरजू धूप में ऑटो चलाकर सवारी ढूंढने के लिए शहर के कोने कोने के चक्कर काटता है। उसका ध्यान सिर्फ उस फीस पर होता है जो उसे काजल के लिए जमा करनी है। अरे ओ बिरजू, कहाँ भागे जा रहे हो भाई? आज तो तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी में लग रहे हो? हाँ भाई, आज थोड़ा ज्यादा काम है। काजल को कोचिंग में डालना है ना, तो बस उसी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। आराम करने का समय नहीं है। क्या बिरजू, तुम भी औरतों को पढ़ाने के चक्कर में पड़ गए यार? बहू को घर पर रखो वरना हाथ से निकल जाएगी। भाई, मेरी पत्नी होशियार है और मैं उसका साथ दूंगा। चलिए, सवारी मिल गई, मैं चलता हूँ। बिरजू उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करके सवारी को लेकर निकल जाता है। और फिर अगले दिन बिरजू काजल को कोचिंग छोड़ने जाता है। काजल के हाथ में नया बैग, नई किताबें होती हैं। वहीं उससे घबराया हुआ देख बिरजू, अरे घबराओ मत काजल, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं यहीं बाहर इंतजार करूंगा या अपनी सवारियां देखूंगा और समय पर तुम्हें घर भी ले जाऊंगा, ठीक है? आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगी। मैं अपनी जी जान लगा दूंगी इस परीक्षा को पास करने के लिए। मुझे पता है, जाओ, अब क्लास का समय हो गया, मन लगाकर पढ़ना। काजल अंदर चली जाती है। बिरजू अपनी जेब से वही 100 रुपए का पुराना नोट निकालता है और उसे चूमता है। उसे लगता है कि उसका संघर्ष आज से एक नई दिशा में मुड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ अंकित घर आकर अपने कमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि तान्या फिर से अपने फोन पर कुछ ग्राहकों से बात कर रही है। वो छुपकर कॉल रिसीव कर अपने डिजाइन के ऑर्डर्स ले रही होती है। हाँ सर, मैं आपके 5 ड्रेसेस कल डिलीवर करवा दूंगी, आप चिंता ना करें। डिजाइन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने मांगा था। तभी अंकित कमरे में आकर गुस्सा होते हुए तान्या से, तो ये सब चल रहा है मेरे पीछे। मैंने मना किया था ना कि कोई बाहर का काम नहीं होगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? अंकित, ये पुराने ऑर्डर्स हैं, मुझे इन्हें पूरा करना ही होगा, वरना मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मैं अपनी मेहनत से कुछ कमा रही हूँ, इसमें गलत क्या है? तभी मिसेस खन्ना वहाँ आते हुए, देखो बेटा, मैंने कहा था ना कि ये बहू अब हमारे काबू में नहीं है। इसे बस अपने उस फालतू के बुटीक की चिंता है, हमारे खाने और दवाइयों का इसे कोई ख्याल नहीं है। तान्या, ये आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा ये फोन भी तोड़ दूंगा और तुम्हें इस घर में कैद कर दूंगा, समझी तुम? अंकित की बातों से तान्या की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों दिखती है। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही बिरजू के घर में चहल पहल शुरू हो जाती है। काजल अपनी किताबों में खोई हुई है जबकि शांति देवी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही होती हैं। तभी काजल को रसोई में आता देख शांति, काजल बहू, मैंने चाय बना दी है और नाश्ता भी तैयार है, बस ये आखिरी रोटी सेक लूं, फिर तुम और बिरजू साथ में खा लेना। माँ जी, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बस एक चैप्टर खत्म करके नाश्ता बना देती हूँ। अरे बहू, तू पढ़ने पर ध्यान दे, अगर तू पुलिस वाली बन गई तो हमारी सारी उम्र की थकान मिट जाएगी। तभी रामदीन वहाँ आते हुए, शांति सही कह रही है, हम सब मिलकर घर का काम संभाल लेंगे, तू बस ऑफिसर बनने की तैयारी कर बिटिया। तभी बिरजू भी वहाँ आकर, हाँ काजल, बाबूजी ठीक कह रहे हैं, मैं भी आज ऑटो की सफाई खुद ही कर लूंगा, तुम बस तैयार हो जाओ, तुम्हें कोचिंग भी तो छोड़ना है। काजल अपने ससुराल वालों का प्यार देखकर भावुक हो जाती है। वो जल्दी जल्दी मेज साफ करने लगती है ताकि सब साथ बैठकर नाश्ता कर सकें। फिर सभी साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। वहीं दूसरी तरफ खन्ना निवास में माहौल इसके बिल्कुल उलट है। अंकित तैयार होकर नाश्ते की मेज पर बैठा है और बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। तभी तान्या रसोई से नाश्ता लेकर आती है और मेज पर परोसती है। वही देखकर गुस्सा होते हुए, तान्या, कितनी देर लगती है यार एक ऑमलेट बनाने में तुम्हें? मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है। क्या बताएं बेटा, तुम्हारी पत्नी का ध्यान तो बस उस बुटीक के नए डिजाइनों में लगा रहता है। सुबह भी मैंने देखा चोरी छुपे फोन पर किसी से बात कर रही थी। मम्मी जी, वो किसी क्लाइंट का फोन था, मैं बस उन्हें मना कर रही थी। आप लोग नाश्ता कर लीजिए। मुझे ये सब बहाने नहीं सुनने। अगर तुम घर की जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा सकती तो तुम्हारा पढ़ा लिखा होना भी बेकार है। और हाँ, आज मेरा लैपटॉप घर पर ही रहेगा, उसे हाथ मत लगाना। तान्या बहू, देखो घर में कलेश अच्छा नहीं लगता, अंकित जो कह रहा है उसे मान लो। तान्या चुपचाप खड़ी रह जाती है और अंकित को जाते हुए देखती है और फिर जैसे ही दरवाजा बंद होता है वो अपनी आंखों के आंसू पोंछकर किचन की तरफ वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उधर दोपहर की तेज धूप में बिरजू अपना ऑटो चला रहा होता है। वो पसीने से तरबतर एक सवारी को उतारता है
और पैसे गिनते हुए मन ही मन, आज थोड़े ज्यादा पैसे मिले, कल काजल के लिए कुछ नई किताबें लानी। वो कह रही थी कि प्रैक्टिस के लिए उनकी जरूरत है। तभी कमल और निर्मल वहां आकर बिरजू को देखकर कहते हैं, क्यों भाई बिरजू, सुना है बहू को पुलिस की ट्रेनिंग दिला रहे हो? भाई मेरी काजल मेहनत कर रही है और उसकी सफलता में मेरी भी सफलता है। बिरजू ऐसा कहकर ऑटो स्टार्ट करके अगली सवारी की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ शाम को अंकित के घर में तान्या अपने कमरे का दरवाजा बंद करके चुपचाप लैपटॉप पर काम कर रही होती है। वो ऑनलाइन ऑर्डर्स रिसीव कर कुरियर वालों से बातें कर रही होती है। हाँ, आप शाम को 4 बजे कुरियर लेने आ जाइए। मैं पैकेट तैयार रखूंगी, बस ध्यान रहे कि घर की घंटी ना बजाए। मैं बाहर आकर दे दूंगी। तभी मिसेस खन्ना दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाते हुए, बहू, ओ बहू, दरवाजा क्यों बंद किया है? जरा बाहर आना, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगा दे। जी माँ जी, बस आई, मैं थोड़ा कपड़े तय कर रही थी, इसलिए दरवाजा लगा दिया था। अभी आती हूँ। तान्या जल्दी से ये सब कुछ छुपाकर बाहर आती है और अपनी सास की सेवा में लग जाती है, लेकिन उसका दिमाग अपने अधूरे काम में अटका होता है। वहीं दूसरी तरफ सूरज ढल रहा होता है। बिरजू कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ा काजल का इंतजार कर रहा होता है कि तभी काजल बाहर आती है। उसे देखकर बिरजू, और काजल, कैसी रही आज की क्लास? सर ने कुछ नया सिखाया क्या? आज का टेस्ट बहुत कठिन था, पर मैंने सब सवाल हल किए। सर कह रहे थे कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपने आज खाना खाया था ना? हाँ, मैंने खा लिया था। और देखो, तुम्हारे लिए कुछ नई किताबें भी लाया हूँ। दुकानदार कह रहा था कि ये सबसे अच्छी हैं। काजल किताबें देखकर भावुक होते हुए, आप खुद पुराने कपड़े पहनते हैं, पर मेरे लिए हमेशा नया सामान लाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे पागल हो क्या? जब तुम बड़ी ऑफिसर बन जाओगी तब मुझे नए कपड़े दिला लेना। अभी बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरे लिए तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा इनाम है काजल। काजल बिरजू का हाथ पकड़ती है और दोनों ऑटो में बैठकर घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते भर वो काजल की पढ़ाई के बारे में बात करते रहते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक तरफ जहां बिरजू अपनी पत्नी की पढ़ाई में उसकी बहुत मदद कर रहा होता है, तो वहीं अंकित नहीं चाहता कि उसकी पत्नी अपना बुटीक खोलने का सपना पूरा करे। और फिर एक दिन तान्या सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रही होती कि तभी उसे काजल दिखती है, जो सामने वाली दुकान पर सब्जी चुन रही होती है। तभी तान्या उसके पास आकर उससे, अरे काजल, तुम आजकल बहुत व्यस्त दिखती हो, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नमस्ते दीदी। हाँ, सब ठीक है। दरअसल मैं सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा बिजी रहती हूँ। सब इंस्पेक्टर? वाह, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। पर तुम्हारा पति तो, मेरा मतलब है बिरजू भाई, तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। क्या वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं? हाँ दीदी, वो अनपढ़ जरूर है, पर उनकी सोच बहुत बड़ी है। वो कहते हैं कि अगर उनकी बीवी में दिमाग है तो उसे ऑफिसर बनना चाहिए। वो मेरी तरक्की से जलते नहीं, बल्कि गर्व करते हैं। काश मेरे पति की सोच भी ऐसी होती। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, अपना बुटीक चलाना चाहती हूँ, पर अंकित को लगता है कि ये सब मेरी हैसियत से नीचे है। ऐसा क्यों दीदी? आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको तो और भी ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। आप दोनों कमाएंगे तो तरक्की और भी जल्दी होगी। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़ी सोच वाला नहीं होता काजल। उनके लिए मैं सिर्फ एक शो पीस हूँ, जिसे वो अपनी पार्टियों में ले जा सके। खैर, तुम मेहनत करो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। दोनों अपनी अपनी राह चल पड़ती हैं। काजल को तान्या की हालत पर दुख होता है और तान्या को अपनी किस्मत पर अफसोस। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रविवार के दिन अंकित कमरे में बैठकर टीवी देख रहा होता है। वहीं तान्या पास ही बैठी कुछ सिलाई का काम कर रही होती है। तभी तान्या के फोन पर बार बार मैसेज और कॉल आने लगते हैं। ये देखकर अंकित गुस्से में, ये किसके फोन आ रहे हैं तान्या? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये सब बंद कर दो। अंकित, आज संडे है, मैं घर का सारा काम खत्म कर चुकी हूँ। ये लोग पुराने कस्टमर्स हैं, मैं बस इन्हें जवाब दे रही हूँ। इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। ये 10-20 रुपए की पॉकेट मनी के लिए तुम मेरा नाम खराब कर रही हो। लोग क्या कहेंगे कि अंकित अपनी बीवी को पाल नहीं सकता। ये पॉकेट मनी नहीं है अंकित, ये मेरा हुनर है। आज भले ही छोटी शुरुआत है, पर जिस दिन मेरा ब्रांड बड़ा होगा, आप खुद मुझ पर गर्व करेंगे। कोई और मर्द होगा जो औरत की कमाई पर गर्व करे, मैं नहीं हूँ। मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरा और मेरे घर का ख्याल रखे, ना कि ऑनलाइन व्यापार करे। आज के बाद ये सब बंद, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अंकित कमरे से बाहर निकल जाता है। तान्या फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रात को काजल बहुत घबराई हुई अपने कमरे में मेज पर सिर रखकर बैठी है। तभी शांति देवी कमरे में आती हैं और काजल को इस तरह बैठा देखकर उसके सिर में तेल लगाते हुए कहती हैं,
घबरा मत बहू, तूने बहुत मेहनत की है, भगवान सब देख रहा है। तू बस ठंडे दिमाग से पेपर देना। उसी समय बिरजू भी काजल के लिए चाय लेकर वहां आता है और ये लो काजल, गर्मा गर्म चाय पियो। और सुनो, हार जीत तो चलती रहती है। अगर इस बार नहीं हुआ तो हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे, पर तुम परेशान मत होना। कल मेरा पेपर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, डबल शिफ्ट में ऑटो चलाया है। अगर मैं फेल हो गई तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मेरी मेहनत तब बेकार होगी जब तुम कोशिश करना बंद कर दोगी। तुम बस अपना बेस्ट देना काजल, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हाँ बिटिया, बिरजू सही कह रहा है। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो और अब तुम हमारे घर की गौरव बनोगी। जाओ, कल सुबह जल्दी निकलना है, आखिर कल तुम्हारा पेपर जो है। काजल को अपने परिवार से जो हिम्मत मिलती है उससे उसकी घबराहट दूर हो जाती है। वो चाय पीती है और एक शांत मन के साथ सोने की कोशिश करती है। और अगले दिन बिरजू के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचती है। परीक्षा केंद्र के बाहर भारी भीड़ होती है। वहीं बिरजू अपना ऑटो खड़ा करके काजल के साथ गेट तक आता है और काजल का एडमिट कार्ड उसके हाथ में देते हुए, अरे घबराओ मत, बस ये सोचो कि तुमने जो पढ़ा है वही आएगा। मैं यहीं बाहर पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। जाओ, और हाँ, शेरनी की तरह पेपर लिखो, ठीक है? आप यही रुकेंगे? धूप बहुत तेज है, आप घर चले जाइए, मैं ऑटो करके आ जाऊंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक तुम बाहर नहीं आओगी मेरी जान अटकी रहेगी। जाओ, अब देर हो रही है। ऑल द बेस्ट। काजल मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। बिरजू वहीं जमीन पर बैठ जाता है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है। शाम को काजल परीक्षा देकर वापस आती है तो बिरजू उसे वहीं खड़ा मिलता है। दोनों हंसते खेलते घर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ अंकित ऑफिस से वापस घर आता है तो देखता है कि तान्या तैयार होकर कहीं जाने की फिराक में है। उसके हाथ में एक छोटा बैग है। कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तुम्हें बाहर जाने की इजाजत दी है क्या? अंकित, आज एक छोटा सा एग्जीबिशन है, मैंने वहाँ अपना स्टॉल लगाया है। सिर्फ 2 घंटे की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। कोई एग्जीबिशन नहीं होगा। तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। मेरे बॉस और उनके दोस्त आज डिनर पर आ रहे हैं। तुम्हें उनके सामने एक अच्छी पत्नी बनकर पेश होना है। पर मैंने इसके लिए पैसे जमा किए हैं, तैयारी की है। आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? क्या मेरी पसंद का कोई मोल नहीं है? देखो, औरत का काम घर संभालना और पति की पार्टी में एक सुंदर शोपीस बनकर जाना है। ये बेकार के सपने देखना बंद करो और जाओ किचन में जाकर तैयारी देखो। तान्या अपना बैग पलटकर बेबसी में किचन की तरफ चली जाती है। उसकी आंखों में अब दुख की जगह धीरे धीरे गुस्सा और विद्रोह पनपने लगता है। ऐसे ही समय बीता है और आज काजल के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। बिरजू, काजल, शांति देवी और रामदीन सब कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं। वहीं एक ऑपरेटर उनका रोल नंबर डाल रहा होता है। तभी अचानक स्क्रीन पर रिजल्ट देखकर ऑपरेटर बिरजू से, अरे बधाई हो बिरजू भैया, भाभी जी का सिलेक्शन हो गया। देखिए लिस्ट में उनका नाम है, वो पास हो गई हैं। क्या सच में मैं पास हो गई? माँ जी, मैं ऑफिसर बन गई। मेरी बिटिया, मुझे पता था तू जरूर नाम रोशन करेगी। भगवान तेरा भला करे। मैंने कहा था ना काजल, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आज पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे। हमारी बहू अब पुलिस ऑफिसर बनेगी। बिरजू, जा जल्दी मिठाई लेकर आ, जा। बड़ी खुशी से वो लोग घर आते हैं और पड़ोसियों को मिठाई बांटते हैं। फिर घर आकर बिरजू काजल को मिठाई खिला रहा है तो काजल अपने पति के पैरों में गिर जाती है और बिरजू उसे उठाकर गले लगा लेता है। धीरे धीरे 6 महीने बीतते हैं। काजल की कठिन ट्रेनिंग पूरी हो गई होती है और आज पासिंग आउट परेड का दिन होता है। वहीं चारों तरफ देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं और सफेद वर्दी में सजे जवान मार्च कर रहे होते हैं। दर्शक दीर्घा में बिरजू, शांति देवी और रामदीन गर्व से बैठे होते हैं। तभी बिरजू काजल को देखकर अपने माता पिता, माँ, बाबूजी, देखो वो रही हमारी काजल। उसकी चाल देखिए, कितनी शान से चल रही है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। सच कह रहा है बेटा, आज मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई है। उसे किसी की नजर ना लगे। ये सब तेरी मेहनत और त्याग का फल है बिरजू। थोड़ी देर के बाद परेड खत्म होती है और काजल दौड़ते हुए अपने परिवार के पास आती है। वो पूरी वर्दी में है, सिर पर पुलिस की टोपी और कमर पर बेल्ट। वो सबसे पहले बिरजू के पैरों में झुकने लगती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? अब तुम एक पुलिस ऑफिसर हो काजल। यहाँ इतने बड़े ऑफिसर और लोग खड़े हैं, तुम्हें शोभा नहीं देता? पद और वर्दी अपनी जगह है, लेकिन मेरे लिए आप ही मेरे सबसे बड़े आदर्श हैं। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपकी दिन रात की मेहनत और मुझ पर किए गए अटूट विश्वास की वजह से हूँ।
अरे ये सब तुम्हारी अपनी लगन है, मैंने तो बस तुम्हें मंजिल तक पहुंचाया है। जाओ अब अपने बड़े ऑफिसर को रिपोर्ट करो, हम यही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ तान्या ने पिछले 6 महीनों में छिप छिप कर अपने बुटीक का काम बहुत आगे बढ़ा लिया था। अब उसका ब्रांड शहर के मशहूर नामों में शुमार है। अंकित को इसका अंदाजा नहीं होता है। और फिर एक दिन अंकित सुबह तान्या से, तान्या मेरा कोट प्रेस किया कि नहीं? आज कंपनी की एनुअल सक्सेस पार्टी है और तुम्हें मेरे साथ चलना है। थोड़ा ढंग से तैयार होना, बड़े बड़े लोग आएंगे। मैं आज आपके साथ पार्टी में नहीं जा सकती अंकित। आज मेरे ब्रांड का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है और मुझे ऑफिस जाना है। क्या? ब्रांड? ऑफिस? तुम फिर से अपनी वही जिद लेकर बैठ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सब तमाशा बंद करो यार, लोग हंसेंगे मुझ पर। लोग नहीं हंसेंगे अंकित, बल्कि लोग आपकी इज्जत करेंगे कि आपकी पत्नी इतनी कामयाब है। मैंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। देखो बेटा, ये तो अब हाथ से निकल गई है। दिन भर लैपटॉप और फोन पर लगी रहती है। घर की सुख शांति तो इसने जैसे खत्म ही कर दी है। अंकित गुस्से में तान्या का हाथ पकड़ता है, लेकिन तान्या अपना हाथ झटक देती है। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं है जो पहले हुआ करता था। उधर काजल अपनी पोस्टिंग पर जाने के लिए तैयार होती है। वहीं पूरे मोहल्ले में शोर मचा होता है। पड़ोसी जो पहले ताने मारते थे आज फूलों की माला लेकर बिरजू के घर के बाहर खड़े होते हैं। अरे बिरजू भाई, हमारी बिटिया ऑफिसर बन गई। हमने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की कुछ बड़ा करेगी। हाँ भाई, आप सबकी दुआओं का ही असर है। बस आज काजल की पहली ज्वाइनिंग है, आप सब उसे आशीर्वाद दीजिए। क्यों भाई बिरजू, अब तो तुम्हारी पत्नी पुलिस ऑफिसर बन गई। अब क्या ऑटो चलाना जारी रखोगे या आप घर पर बैठकर आराम करोगे? भाई ये ऑटो ही तो मेरी पहचान है, इसी ने तो काजल को पढ़ाया है। मैं काम करना क्यों छोड़ूं? बस अब फर्क ये है कि मेरी बेबी मुजरिमों को पकड़ेगी और मैं सवारियों को पहुंचाऊंगा। तभी काजल वर्दी में बाहर आकर, बिल्कुल सही कहा आपने, चलिए अब मुझे देर हो रही है। तभी उसके सास ससुर भी बाहर आ जाते हैं। काजल उनसे आशीर्वाद लेती है। फिर बिरजू उसे बड़े गर्व के साथ अपने ऑटो में बिठाकर पुलिस स्टेशन की ओर रवाना होता है। वहीं रास्ते में लोग काजल को सैल्यूट करते हैं। बिरजू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तान्या अपने नए बुटीक में उद्घाटन की तैयारी कर रही थी। वो बार बार फोन को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, मैंने उन्हें कितनी बार फोन किया पर उन्होंने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। क्या मेरी कामयाबी उन्हें इतनी चुभती है? तभी तान्या की दोस्त और कुछ क्लाइंट्स वहां पहुंचते हैं और तान्या को बधाई देते हैं। तान्या का बुटीक वाकई बहुत खूबसूरत और आधुनिक होता है। वो हिम्मत जुटाती है और खुद ही फीता काट कर उद्घाटन करती है और फिर अपने कस्टमर से बातें करते हुए, ये बुटीक सिर्फ कपड़ों की दुकान नहीं है, ये मेरी आजादी और मेरे सपनों का प्रतीक है। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। धीरे धीरे तान्या का काम इतनी तेजी से बढ़ता है कि उसकी मेहनत और उसके डिजाइन की चर्चा पूरे शहर में होने लगती है। और एक दिन उसे एक बड़े फैशन शो में आमंत्रित किया जाता है। तभी अंकित घर आता है और देखता है कि तान्या कुछ कागजात देख रही है। वो एक बड़े शहर के नामी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं। अंकित के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ दिखाई देती है। ये क्या है, दिखाओ मुझे। इतना कहकर अंकित गुस्से से वो पेपर पढ़ते हुए, शहर की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर बनने का सपना देख रही हो तुम? अगर तुम इतनी बड़ी बन गई तो मेरी क्या हैसियत रह जाएगी? अंकित, आपकी हैसियत मेरी सफलता से क्यों जुड़ती है? हम दोनों बराबर हैं। मेरी तरक्की से आपको खुश होना चाहिए। अंकित उस पेपर को फाड़कर जमीन पर फेंक देता है। खुश? मैं कभी खुश नहीं होऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मुझसे आगे निकले। ये सब कॉन्ट्रैक्ट और बुटीक आज ही बंद हो जाना चाहिए। आपने ये क्या किया? आपने सिर्फ कागज नहीं फाड़े, आपने मेरे पिछले कई सालों के सपने और मेहनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। अब जाओ और अंदर जाकर खाना बनाओ। तान्या उन फटे हुए टुकड़ों को जमीन से उठाती है। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। उसी दिन शाम को मोहल्ले वालों ने काजल के सम्मान में एक छोटा सा मंच सजाया होता है, जहां बिरजू और अंकित दोनों परिवार के साथ मौजूद होते हैं। तभी काजल को मंच पर बुलाया जाता है और उसे सम्मानित किया जाता है। तभी काजल माइक लेकर, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पति बिरजू की वजह से हूँ। उन्होंने खुद अनपढ़ रहकर मुझे ऑफिसर बनाया है। मैं चाहती हूँ कि वो मंच पर आए। बिरजू संकोच करते हुए मंच पर जाता है। काजल अपनी पुलिस की कैप उतारकर बिरजू के सिर पर रख देती है। पूरा मोहल्ला तालियों की गूंज से भर जाता है। असली शिक्षित वो नहीं जिसके पास बड़ी डिग्रियां हो, बल्कि वो है जिसकी सोच बड़ी हो। बिरजू जी ने मुझे उड़ान दी और मैं हमेशा उनकी ऋणी रहूंगी। तभी तान्या भीड़ से निकलकर मंच की ओर आती है। वो काजल से माइक मांगते हुए,
मैं भी अपने पति अंकित जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। अंकित, कृपया यहाँ आइए। अंकित घमंड में मंच पर आता है। उसे लगता है कि तान्या भी शायद उसकी तारीफ करेगी। तभी तान्या अंकित को एक कागज थमाते हुए, अंकित, ये वो कागज नहीं है जिन्हें आपने आज सुबह फाड़ दिया था। ये तलाक के कागज हैं। मैं आज सबके सामने आपसे अलग होने का फैसला लेती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सबकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ये तुम क्या कर रही हो? इज्जत की फिक्र आपको अपनी थी, मेरी कभी नहीं। काजल के पति ने उन्हें सहारा दिया और वो आज ऑफिसर है। आपने मेरे पंख काटे क्योंकि आपको मेरी कामयाबी से डर था। तुम पछताओगी तान्या। बिना मेरे सपोर्ट के तुम सड़क पर आ जाओगी। एक अकेली औरत समाज में कुछ नहीं कर सकती। सपोर्ट उसे कहते हैं जो बिरजू जी ने काजल को दिया। आप तो सिर्फ एक बेड़िया थे जो मुझे बांध कर रखना चाहते थे। मुझे आपका ये घमंड नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाऊंगी। तान्या मंच से उतर जाती है और सीधे बाहर की ओर चल देती है। अंकित फटी आंखों से उसे जाते देखता है। वहीं लोग उसके बारे में कानाफूसी करने लगते हैं। और फिर अगले दिन काजल अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए बिरजू के ऑटो में बैठ पुलिस स्टेशन जा रही होती है। वहीं रास्ते में तान्या अपनी कार से गुजर रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। तभी काजल बिरजू से, देखिए बिरजू जी, तान्या दीदी ने आखिरकार अपनी राह चुन ली। आज वो आजाद है। हाँ काजल, इंसान को अपनी पहचान के लिए खुद लड़ना पड़ता है। मुझे खुशी है कि उसने सही फैसला लिया। घमंड का साथ देने से अच्छा है अपनी काबिलियत पर भरोसा करना। बिरजू का ऑटो और तान्या की कार अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। अंधेरी रात में भी उन दोनों के रास्तों पर एक नई रोशनी दिखाई दे रही होती है।